जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत आपको जो प्रीवियस पेपर में एमपी कांस्टेबल जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन के मैथ्स करवा दे रहा हूँ सॉल्यूशन, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हेल्प मिल सके। अभी जो आज मैं चालू कर रहा हूँ, जो 2017 में 18 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स मैं आपको करवा रहा हूँ। जिस प्रकार से डाटा उपलब्ध होते जाएगा, मतलब मेरे पास फाइल बनती जाएंगी, उस प्रकार से मैं आपको सवाल करवाते जाऊँगा। अभी मैंने लिया 18 सितंबर 2017 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर सेट, ठीक है ना। उसकी जितनी मैथ्स आई थी मैं मैथ्स से आपको सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस को बना दूंगा आपको लिए, ठीक है ना। हमको क्या करना है, जो एमपी कांस्टेबल जितने पुराने पेपर है ना उनको पूरे करके रखना है, क्योंकि पेपर में हम कह नहीं रहे हैं, जितने भी पेपर बन रहे हैं ऑनलाइन बन रहे हैं। ऑनलाइन जब बन रहे हैं पेपर हमारे पास, तो कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास रिपीट होते हैं और हम कुछ आइडिया मिल जाता है शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए कि हम जो प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार आप कुछ करना नहीं है, आपको बस वीडियो देखना बस है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं चालू करता हूँ आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया है, 8 लाल 6 काले रंग की गेंदों में से 5 लाल 4 काले गेंदों को कितने प्रकार चुना सकता है। सर ये क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है और इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको बाद में अलग से, लेकिन एक छोटी सी बता देता हूँ मैं आपको। जो आपने कभी पढ़ा होगा फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल करते कैसे हैं, तो देखो जो फैक्टोरियल होता है हमारे पास, फैक्टोरियल को लिखा ऐसे जाता है, यहाँ पे लिखा मैंने फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 इसको खोलने के लिए कैसे करता हूँ मैं, इसको घटते हुए क्रम में लिखता हूँ, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अब बात कर रहा हूँ मैं आपको, एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ 4 को मैं, और एक तरीके से और ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है, इसको भी सेम ऐसे लिख दूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दो तरीके से फैक्टोरियल को लिखा जाता है। ओके सर। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था, इसको तोड़ा कितना होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, मतलब मेरा इसका आंसर कितना है 24 इस फैक्टोरियल को खोलने पर। यदि फैक्टोरियल 5 दिया मेरे पास, फैक्टोरियल 5 दिया हुआ, तो कैसे करेंगे इसको भी सेम करूंगा मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। कितना आएगा, 5 के 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, इसका मेरा आंसर कितना आएगा 120। अच्छा, बात कर रहा था मैं फैक्टोरियल की बात इसलिए करने लगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल जैसे ही खोलना पड़ता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होता है, यहाँ पर जब भी चुनना होता है, यहाँ पर दो प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हमारे पूरे कॉम्बिनेशन में। पहला, यहाँ पर देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में लिखा है और, इस और का मतलब रहता है और यहाँ पर रहता है यहाँ पर या। क्वेश्चन को दो प्रकार से एग्जाम में पूछता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ और, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके लिए और, इंग्लिश में लिखें तो एंड, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपके पास देगा एंड, और या इंग्लिश में देगा इसको ऐसे करके और। इसका मतलब होता है जब भी आप और का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन के जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह यूज करेंगे, और जो या का क्वेश्चन रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, वहाँ पे आप प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का NCR। इसमें करते कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि 8 लाल गेंदों में से हमको 5 गेंदें, लाल 5 गेंदें कुछ नहीं है, तो चुनने के तरीके क्या होता है 8 माइनस 5, ठीक है ना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन किसका है, और का है। जब मेरा क्वेश्चन और का है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटू का निशान लगाऊंगा। बोलता है 6 काले गेंदों में से कितनी गेंद चुनना, मुझे 4 गेंद चुनना है, तो 6 माइनस यहाँ पर 4 लिख दूंगा। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 8C इंटू 3, यहाँ पर 6C, यहाँ पर 2। अच्छा, खोलने का तरीका बताया था मैंने आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है 3 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा है। मतलब खोलने के लिए यहाँ पर 8 को 3 टाइम्स रिवर्स ऑर्डर में खोलूंगा। जैसे लिखता हूँ मैं आपके सामने 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे जाएगा अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 6 इंटू 5, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर 6 इंटू 5 क्यों खोला आपने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2, तो इसको 2 टाइम्स ही खोलना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 2 इंटू 1 काट दीजिए, जो कट रहा है आपके साथ, 3 दूनी 6 से 6 कट गया मेरे पास। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो मतलब मेरे पास यहाँ 7 8 56 हो गया, 56 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15। इसका मल्टीपल कीजिए, 15 छक्का 90, और 90 का 0 हाथ की 9, यहाँ हो जाएगा 15 75 9 84, 84। हमारे पास देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, 840, मतलब हमारे पास C वाला जो आंसर, तीसरा जो आंसर है 840 मिल जाएगा। इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना था, मैंने आपको इस तरीके से बता दी। यदि क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे ना आकर और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि या करके क्वेश्चन, यदि मान लो यहाँ पर
और ना देकर यहाँ पे बोल देता और ना देकर याद दे देता। तो कैसे करते क्वेश्चन को, सेम करते, हम लिखने का तरीका यही रहता हमारे पास 8c और यहाँ पे 8 माइनस 5 मतलब 3 बचता है यहाँ पर, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, चिन्ह प्लस का आता। यहाँ पे लेते हैं 6c, यहाँ पे 6 माइनस 4 है ना, 6 है जी, 6 माइनस 4 यहाँ पे क्या बचता है 2। सेम खोलते हैं यहाँ पर 8 गुणित 7 गुणित 6, ठीक है ना। डिवाइड में कितना आता है हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस प्रकार से यहाँ जोड़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोग कर सकते हैं, आप तो काफ़ी समझदार हैं। ओके, इसको सॉल्व करके अपना आंसर बता देंगे। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोलता है कि एक कमरे के प्रत्येक वर्ग मीटर के कारपेट का खर्चा 30 पैसा है ना। 3 मीटर और 4 मीटर के कमरे का कारपेट खर्चा कितना आएगा। थोड़ा सा एक मिस्टेक मुझे यहाँ लग रहा है, यहाँ पे जो वर्ग मीटर लिखा हुआ है, जो वर्ग मीटर ना होकर जो सेंटीमीटर में होगा ना, वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, हमारा इंक का कलर था रेड अच्छा लगता है। मैंने कहा एक कारपेट, यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, वर्ग मीटर को कन्वर्ट करके लिखते हैं हम लोग सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि एक 3 मीटर और 4 मीटर, तो मेरे पास एक आयताकार कमरा बनेगा, क्योंकि मेरे जो कमरे की आकृति होती है वो आयताकार होती है, रेक्टेंगल बेस में होती है। मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया उसका। अब मेरे पास 3 इसने मीटर यहाँ दिया, तो मैंने इसको 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 दिया तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। इसका लेंथ मैंने 4 बना दिया, इसका ब्रेथ मैंने 3 बना दिया। फिर क्वेश्चन बोलता है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा कॉमन है, जब मैंने बोला आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन काय में दिया मीटर में दिया, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हमारे पास बनेंगे। यहाँ उसने बोला कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में हमारे पास 400 सेंटीमीटर बनेंगे। और हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर जाएगा 400 यानी 400 इंटू 300 इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 400, ठीक है ना। कितना जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1,20,000, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल बनेगा उसका। लेकिन मेरे पास यहाँ पर आंसर तो दिया है रुपए में। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, पैसे में। अच्छा, रुपए आंसर निकालना मुझे, चलो पहली बात तो देखिए, मेरे पास जो क्षेत्रफल बन रहा है कितना बन रहा है, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्षेत्रफल बन रहा है। और मुझे पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च आएगा 30 पैसे, तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर जो खर्च आएगा वो 30 पैसे आएगा, और 1,20,000 खर्चा कितना जाएगा, 2 सेकंड चेंज कर लूँ। मैंने कहा यहाँ पर 1,20,000 है ना, हो गया 109 रह गया, इंटू 30, तो मेरे पास आएगा 12 3 36 और कितने शून्य, 2 शून्य, 4 1 5 और एक जब मिला के 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 है ना, 2 4 6 शून्य हो गए मेरे पास। लेकिन यहाँ पर जो पैसा निकला है मेरे पास, जो किस में आंसर निकला है, पैसे में आंसर निकला है। मेरे पास 36,000 किसी में पैसा दिया है क्या, यहाँ पर 36,000 किसी में दिया नहीं दिया, सभी को रुपये चाहिए। और मैं जानता हूँ कि 1 रुपये में, एक बात और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो मेरे पास जो पैसा है कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 60 लाख पैसा हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग पैसे को, तो मैं इसको 100 से इसको भाग कर देता हूँ। देखो मैंने इसको 100 से भाग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2, कितना दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पर कुछ गलती चल रही है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा शून्य लगा दिए क्या अपन ने, यहाँ कितने 2, अरे सॉरी यहाँ पर 4 शून्य थे साहब, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक देख लीजिएगा, मेरी आंखों में दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना, चश्मा लगता है मोटा मोटा, तो यहाँ रहेगा यहाँ थोड़ा सा 1 शून्य कम हो जाएगा। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं फिर से यहाँ पर मल्टीपल कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि किचड़ पिचड़ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बस गलती होगी है, वो 1 शून्य का मुझे प्रॉब्लम हो गया, मैंने शून्य देख नहीं पाया, मैंने कर दिया। मेरे पास था 1,20,000 में 4 शून्य होते हैं और 30 से मैंने मल्टीपल कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 36, कितने शून्य हो गए, 2 2 4 1 5, अब 5 शून्य होंगे मेरे पास है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, शून्य हो गया मेरे पास, तो मेरे पास ये हो गया पैसा, इतने पैसे मेरा आंसर आएगा। लेकिन मेरा ऑप्शन किस में दिए, रुपये में दिए, तो कन्वर्ट करता हूँ इसको रुपये में, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 100 से इसको भाग कर दूंगा, कर दीजिए 100 से भाग इसको, जी फटाफट कर दिया आप लोगों ने। तो अब देखो हमारे पास जो 100 से भाग कर दिया कितना आ गया, 3600 नहीं 00 जो हो गया रुपये, ऑप्शन में दिया है कि हाँ दिया है। चलो इसको देख के आगे बढ़ जाओ फटाक से, ओके कर पाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलता है राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से, अच्छा
अपने पास जो पेपर है, अपन ट्वेल्थ पढ़े हैं, हमारे पास जो पेपर था वो भी यहाँ पे 100 नंबर का था, ठीक है ना। यहाँ पे इनके भी 100 नंबर का पेपर है। उन्होंने कहा है कि राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं जो अंग्रेजी में 85, हिंदी में 95, 95 विज्ञान में कितना है, साइंस में इनका 92 है, मैथ्स में कितना 95 है। तो राहुल को परीक्षा में 90% अंक स्कोर करना है, ठीक है ना। ये बताइए, राहुल को 90% स्कोर अंकित करना है, कितने में से, कितने सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, सब्जेक्ट गिन लो। अंग्रेजी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। और समाज विज्ञान तक मिला के कितना हो गया, 5। मतलब एक पेपर मेरे 100 नंबर का है तो 5 पेपर मेरे कितने नंबर के हो गए, 500 नंबर। मतलब जो तुम्हारे पास जो लड़का है, क्या नाम, राहुल को 500 नंबर टोटल पेपर थे, इसको 90% बनाना है। तो 500 नंबर का पेपर में 90% बनाने के लिए टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, अपन वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उस चीज़ को चेक कर लेते हैं अपन लोग, करते हैं चेक। क्या हो जाएगा, 500 का 90% निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 90/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाते हैं बड़े प्यार से। यहाँ होता है 9×45, मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा 450 अंक। मतलब सर को चाहिए 450 अंक। चलो अच्छा, देखते हैं हमारे राहुल जी को कितने नंबर मिल चुके हैं। राहुल जी को मिले हैं इंग्लिश में मिले 85 नंबर, ठीक है। हिंदी में कितना मिला है, हिंदी मिला है 95 नंबर। उसके बाद साइंस में कितना मिला है, साइंस में मिला है इनको 92 नंबर। और उसके बाद मैथ्स में कितना मिला है, मैथ्स में मिला है इनको 95 नंबर। सभी को जोड़ दीजिए आप, कितना जाएगा, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 16, 17, 17 की 7 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, है ना। 9 × 9 = 18, 36। यहाँ हो रहा है इनके पास 36, है ना। अब यहाँ पे 367 नंबर इनको मिले हैं, कितने में से, 500 में से। और चाहिए कितना इनको, 450 नंबर चाहिए। तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करते हैं, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। यहाँ बचा 4, माना 14, है ना। तो यहाँ पे हो गया 14, तो 14 में से घटा दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचा अपने पास, 8 बचा। यहाँ लिख दीजिए 83। यहाँ पर क्या 3 बचा, 3 में 3 गया, कुछ नहीं, 83 हमारे पास ऑप्शन में है। बहुत अच्छा लगा आंसर देखकर, कर पाओगे ऐसा। फिर से रिपीट करूँ क्या, बन जाएगा। मुझे चाहिए था 500 नंबर में से 90%, तो 500 का 90% निकाल दिया मैंने, 450 आया। मैंने देखा राहुल जी को कितने नंबर मिल गए हैं, राहुल जी के नंबर जोड़े, 367 आ गए, उसको मैंने लेके यहाँ से माइनस कर दिया। मेरे पास 83 नंबर की आवश्यकता है, मतलब सोशल साइंस में, ठीक है ना। सोशल साइंस में हमारे राहुल जी को नंबर चाहिए कितने, 83। ओके, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाता हूँ मैं, पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 100 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनों की एक समान दिशा में चल रही हैं, 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में कि जब ट्रेन समान दिशा में चलती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है, जो इनकी चाल होती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती हैं। आप जानते हो कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे पास दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मुझे इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर काट दो, 18 × 18, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, एग्जाम में आपके कांस्टेबल में डायरेक्ट आ सकता है कि 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे 5/18 किया तो यहाँ पे 18/5 कर देंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम ऐसे 5/18 ही क्यों करते हैं, 18/5 ही क्यों करते हैं, इसको मैं अपनी क्लास में बताऊंगा आपको, है ना, जो क्लास पढ़ाऊंगा उसमें। ऐसे मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो काट दीजिए इसको, 5 × 5, 5 छक्का 30, 18 छक्का कितना होता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास ट्रेन की चाल जाएगी। बात समझ में आया। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। और मीटर पर सेकंड दिया है तो इसको कन्वर्ट करना है, 18/5 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन था मेरे पास 2 ट्रेन है, एक ही दिशा में चल रही हैं। ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना, और एक और उसके नीचे बना देता हूँ मैं ट्रेन दूसरी। इसकी लंबाई थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ, इसकी लंबाई है 120 मीटर। ओके, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल दिया है 64, छोटी ट्रेन की चाल थी 64 और इसकी चाल दी है 52। ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन जब भी होगा हमारे पास क्या होता है, समान दिशा में जब भी ट्रेन चलेंगी तो हमारी चालें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 64 और 52 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण ही स्पीड वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को पार कर पाएगी। तो हमारे पास फार्मूला पढ़ा आपने, स्पीड इक्वल टू
चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड कितनी दे रहा है, 12 की स्पीड दे रहा है, तो 12 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया क्या में दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर की वाली ट्रेन और 120 मीटर की ट्रेन। ध्यान रखना कभी भी ट्रेन की लंबाइयाँ होती हैं या पुल की लंबाई होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, दूरियाँ हमेशा जुड़ेंगी आपकी। तो क्या हो गया अपने पास 100 मीटर जे और 120 मीटर वो, टोटल मिला के 220 मीटर हो गया टोटल, है ना। यहाँ पे मैं 20 मीटर कर दे रहा हूँ। और मेरे पास समय मुझे नहीं पता, समय को मैं ले लिया टी। इसको मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ और इसका मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, टी यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 220 बटे 12, है ना, 220 बटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पर मीटर। अब एक बात, थोड़ी सी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। मीटर और किलोमीटर का कोई दोस्ती नहीं होती है, यहाँ पर मीटर ही मीटर हो या फिर किलोमीटर ही किलोमीटर हो। तो इसके क्या करता हूँ मैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ या किलोमीटर को मीटर पर सेकंड चेंज कर देता हूँ। तो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था, इसलिए बताया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन मीटर पर सेकंड में आंसर नेट कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से गुणा करके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ 5/18 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ओके, 18 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 से, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, कितना आएगा यहाँ पर 5/2। इसको थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा, कितना आंसर निकल के आएगा, यहाँ निकलेगा टी इज इक्वल टू 220 और डिवाइड बाय, यहाँ पर जाएगा 5 दूनी 10/3 और आप जानते हैं 3 कहाँ जाएगा अपने पास, ऊपर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 22 दिया, कितना आएगा हमारे पास 66, और जो हमारे ऑप्शन में 66 सेकंड दिया हुआ है। क्या समझे, हमारा आंसर 66 सेकंड निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, बोलता है रघु खादी भंडार में नेहरू कोट खरीदता है, ठीक है ना, नेहरू जी का कोट खरीदता है, जो भी होगा, जिसका अंकित मूल्य कितना, 150 रुपये। ओके, अंकित मूल्य हमारे पास है 150, ठीक है ना। अंकित, ध्यान रखना अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया था, डिस्काउंट जो भी होगा आपको अंकित मूल्य, आपने देखा होगा आप कोई वस्तु सामान खरीदने जाते हैं, उसका पैकेज पर जो रेट लिखा रहता है उस पर अपन मोल भाव कर पाते हैं, बार्गेनिंग कर पाते हैं हम अंकित मूल्य पर। हमेशा बार्गेनिंग होगी अंकित मूल्य पर, ना कि एसपी पर। विक्रय मूल्य पर कभी मोल भाव नहीं होता, जब वस्तु बिकी गई है ना कि क्रय मूल्य पर, हमेशा बार्गेनिंग किस पर हो गई, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर जो होता है 20% का उसको छूट डिस्काउंट मिल गया, कितने का 20% डिस्काउंट मिल गया, 20% का। तो 150 का 20% कितना होता है, निकाल लीजिए फटाक से, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 15 दूनी कितना है मेरे पास 30, तो मतलब मेरे पास छूट कितनी मिली मुझे, 30 रुपये की। ऑप्शन है क्या, हाँ, उसने बोला कि कितने रुपये की छूट मिली है, ठीक है, छूट निकालना था, छूट कितने रुपये हो गई अपने पास, 30 रुपये की। समझ में आया, आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का दे दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लॉजिक करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़ा आपका टाइम बर्बाद करने के लिए देते हैं वो लोग, तो मैं यहाँ पे इनको लिखता हूँ। यहाँ लिखा है मेरे पास x माइनस बाय प्लस जेड, एक्स माइनस बाय प्लस जेड इक्वल टू 6, इसको आंता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगला दिया है मेरे पास 4x माइनस बाय माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया। और लास्ट दिया मेरे पास जेड माइनस बाय, ओह सॉरी क्या हो गया जी, एक्स है जेड माइनस बाय इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बना देता हूँ, चलेगा। अब मैं देखता हूँ इसमें कुछ मुझे संभावना दिख रही है, कुछ कहीं का मान कहीं पुट कर सकता हूँ। हाँ, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर बाय पहले लिखा है और जेड बाद में लिखा है, यहाँ पर जेड पहले लिखा, बाय बाद में लिखा है। यहाँ पर जेड माइनस का, यहाँ पर जेड बाय, सॉरी यहाँ पे बाय माइनस का है, यहाँ पे बाय किसका, माइनस का। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार माइनस बाय प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस जेड है उसके सामने प्लस चिन्ह लगा, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह मानते हैं, इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरे पास 4th हो गया जी। मैं उठाता हूँ बाय माइनस जेड का मान, यहाँ से बाय वाला बाय माइनस जेड का मान उठाता हूँ और उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ, ठीक है ना, इस वाले स्थान पर जाकर पटक देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, जी मैंने यहाँ पटक दिया इसको उठा के, तो मेरे पास यहाँ निकल जाएगा x माइनस 2, नहीं माइनस 2 क्यों आएगा, ये तो उसका है, ठीक है ना जी। यहाँ पर तो इस पूरे माइनस बाय प्लस जेड का मान 2 है ना, माइनस बाय प्लस जेड का मान 2, तो यहाँ का मान 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6। तो x का मान निकल जाएगा 2 का, यहाँ पर पक्षांतर करूँगा तो 6 माइनस 2 बिल भी कितना आएगा अपने पास 4, मतलब मेरे पास जो x का मान निकल गया कितना आया 4 आया, कोई दिक्कत, x का मान मेरे पास 4 बन गया। अब x का मान 4 आ गया, x का मान उठा के मैं कहीं रख सकता हूँ, तो मैं इसको कहाँ पे रख दूँ मुझे अच्छा लगे, यहाँ पे भी रख सकता हूँ x का मान, है ना, x का मान यहाँ भी रख सकता हूँ मुझे, लेकिन y का मान निकालना है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन बोलता है x प्लस y बताइए, तो x का मान तो निकल गया, अब y का मान कोई बता देता तो मेरा आंसर निकल जाता। चलिएगा, मैं एक काम करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ इसका मान x का, यहाँ पर देता हूँ, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं, चलो
एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान 4 है तो 4 रख दिया, माइनस बाय माइनस जेड, ठीक है ना। एक काम करो, दोनों से ना माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दो, बाय का भी और जेड का भी, तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 4। अब मैं जानता हूँ 4 चौके 16, 16 यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस बाय प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी पूरे का था, एक कोष्टक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 16, तो यहाँ पर निकल के आएगा माइनस बाय प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाय प्लस जेड बराबर 12। अब मेरे पास बाय प्लस जेड का मान निकल गया 12। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को तो यहाँ पे बाय का मान निकालना था, यहाँ पे बाय प्लस जेड का मान निकला है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस बाय और जेड, समीकरण नंबर 4 देखिएगा, दिख रहा है आपको समीकरण नंबर 4 माइनस बाय प्लस जेड बराबर 2 और यहाँ पर बाय प्लस जेड, मतलब इस वाले मान का इस वाले मान को मैं तुलना कर देता हूँ, मतलब इस वाले मान को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, कुछ बेसिक नीड होती है ये वाली, आप करेंगे तो बनेगा आप पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्लस जेड, क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ माइनस बाय प्लस जेड है ना, माइनस बाय प्लस जेड का मान 2 होता है और बाय प्लस जेड का मान 12 होता है, तो मैं तुलना कर सकता हूँ। अब मुझे इसमें मान कैसे चाहिए, मेरे पास यहाँ तो बाय से बाय कटने को तैयार है, लेकिन मुझे बाय का मान ही निकालना, तो इसलिए मैं उल्टा कर देता हूँ। यहाँ देखो जेड किसके प्लस के, तो चिन्हों को उल्टा कर देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस है इसको प्लस बना देता हूँ, जो प्लस का है उसको माइनस कर देता हूँ, इसको बोलते हैं घटते, मतलब घटाने पर है ना, इसको लिखा जाता है घटाने पर, घटाने पर पूरे समीकरण पर घटा देते हैं एक दूसरे समीकरण से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, जो 2 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, 2 के सामने चिन्ह लगा है प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह कर देते हैं माइनस का। तो देखो जब बाय बाय वाला, अब यहाँ पर जो वाला चिन्ह मेरा काम करेगा, प्लस का चिन्ह काम करेगा, जब माइनस चिन्ह यहाँ से गलत अलग हो जाएगा, तो बाय और बाय कितने बाय हो गए मेरे पास 2 बाय हो गए, बात समझे। यहाँ पर बाय बाय 2 बाय हो गए, यहाँ पर जो बाय से बाय क्या हो जाएगा मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 2 से डिवाइड करें इसको कितना आएगा हमारे पास, बाय का मान 5, मतलब मेरे पास बाय का मान निकल गया यहाँ से 5, समझ रहे बात को। अब बाय का मान मेरे पास 5 निकल गया, मुझे निकालना था एक्स प्लस बाय का मान, तो मेरे पास एक्स का प्लस बाय का मान निकालना है, एक्स का मान मेरे पास 4 है, बाय का मान मेरे पास 5 है, दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर 9 है, मेरा शायद आंसर दिख रहा है 9 दिख रहा है, चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएँ, समझ में आ रहा है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल सा था, कहो तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिपीट करने में कुछ नहीं, मैंने तीनों समीकरण उतार कर लिख लिए इन 3 समीकरणों को, और तीनों समीकरण लिखने के बाद मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा किसमें क्या तुलना मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख गया कि माइनस बाय प्लस जेड का मान यहाँ पर 2 था, तो मैंने उठा के ऊपर वाले समीकरण एक नंबर एक में रख दिया, और इस प्रकार से मैं सवाल को आगे कर लिया। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है, 3 बच्चों के पास कुल 82 कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या 82 है, एलन और बैन के कंचों का अनुपात 2:5 है, एलन और बैन है ना, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर ए फॉर एलन कर दिया और बी फॉर बैन, बी फॉर बैन करता हूँ, यहाँ पर बी फॉर बैन हो गया 2:5, कोई दिक्कत। उसके बाद बात करता है वह कि कृषक के कंचों का अनुपात, नहीं बैन और कृषक, तो यहाँ बात करता है बैन और कृषक को कैसे बोल दिया कि कंचों का अनुपात 3:4 है, तो कृषक के पास कितने कंचे हैं। देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे खल रही है, उसने कहा यहाँ पर बाय के पास 5 कंचे हैं, यहाँ बोलता है, और यहाँ बोलता है बाय के पास 3 कंचे हैं, तो यहाँ पर हमको बात की संतुष्टि नहीं मिल पा रही कि बाय के पास कितने कंचे हैं। यहाँ पर एलन के संपर्क में बोलता है बैन कि मेरे पास 5 कंचे हैं, जब वो क्या बोलते कृषक के साथ बोलता है तो बोलता है मेरे पास 3 कंचे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक जिजी मेथड होती है उसका प्रयोग करता हूँ, एलन का मान निकलता है इससे। इसमें क्या होता है, कभी भी इस मेथड का यूज जब करते हैं जब हमारे पास एक के 2 मान प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पर बी के मान मुझे बैन के 2 मान प्राप्त हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं इसका मान, एलन का मान 2, क्या बोलते हैं बैन का मान 5, बैन का मान कितना है यहाँ पर 3, और क्रस का मान कितना है मेरे पास 4, ये हो जाएगा। तो अब इसको करने का तरीका, आप इसका कोड़ा ऐसे यहाँ कर लीजिए, या मैं सरल तरीका बताता हूँ। हमें ध्यान रखना, इसका जो 5 यहाँ पे देता है जगह खाली है, तो 5 का गोला यहाँ कर देना, यहाँ पर 3 के लिए जगह खाली है, 3 को यहाँ सरका देना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ गोला कीजिए, इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, देखो ना 5 दिया 15 हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे पास। ओके, जो मेरा अनुपात निकल गया, मतलब एलन के पास यदि 6 कंचे होंगे तो बैन के पास 15 कंचे होंगे और क्रस के पास 20 कंचे होंगे।
कुल मिला के मेरे पास कुल कितने कंचे हो जाएंगे, कुल कंचों को जोड़ दो, 20 और 15 हो जाएगा मेरे पास 35, 35 और 6 41। टोटल मेरे पास कंचों की संख्या यहाँ पर कुल कंचे कितने हो गए 41। इन सबको मैं जोड़ता हूँ आपस में, इनको जोड़ने पर निकला 41। मेरे पास 41 टोटल कंचे हैं, लेकिन उसने कहा है कि हमारे पास 82 कंचे हैं। हमारे जोड़ने पे आ रहे हैं 41 कंचे, लेकिन उसने कहा 82 कंचे हैं। अच्छा, हमने कहा 41, उसने कहा 82, कितना गुना बैठा है इससे, 2 गुना बैठा है। मतलब यहाँ पर 41 दूनी 82 होता है। तो मुझे किसके कंचे निकालना है, क्रस कंचे। क्रस के पास कितने कंचे, 20 कंचे हैं। तो 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 कंचे। ऑप्शन में है क्या, ये मेरा आंसर आ गया 40। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दूसरे तरीके बता देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, अपन दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करोगे, मैं साइड में करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा मेरे पास पता है टोटल कितने, मुझे किसके क्रस के कंचे निकालना है, क्रस के कंचे निकालना है। क्रस के पास कितने कंचे हैं, 20 कंचे हैं क्रस के पास। कितने में से, 41 में से। कुल कंचे कितने हैं मेरे पास, 82 कंचे हैं। 82 यहाँ लिख दिया। 41 से कम 41, 41 दूनी 82, आप 20 दूनी 40। आप तो कर पाओगे 20 दूनी 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको लगे अच्छा आप वैसा कर लें। ओके, मेरा आंसर 40 है यहाँ पे। कर पाओगे, आगे बढ़ जाऊँ, चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया है यदि 5 महिलाएं और 5 महिलाएं या 9 लड़के किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं और 9 लड़के उसी काम को दिन कर पाएंगे। देखिएगा इसको करने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी आपको करना हो, मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूँ बिल्कुल भी। आप एक लिखिए, इसके नीचे बटिक लाइन खींचिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, पीएससी वगैरह में आता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा कंटेस्ट करिए। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कभी भी लिखो, एक लिखो। यहाँ पर आपको 2 लाइन बनानी पड़ेगी, आपको एक लाइन जे और एक अगली लाइन। किसके लिए बताता हूँ मैं अभी आपको, करते बस जाओ, जो बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में। यहाँ बोलता है 5 महिलाएं या 9 लड़के, तो यहाँ पर जब 5 महिलाओं के लिए बोला उसने, तो 5 महिलाओं को यहाँ लिख दीजिए और 9 लड़कों को लिए यहाँ लिख दीजिए। उसने कहा 5 महिलाएं या 9 लड़के किसी काम को 15 दिनों में, तो 15 इसका भी नीचे लिख दीजिए और 15 इसका भी नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर बोलता है तो काम पर 20 महिलाएं और 9 लड़कों को बुलाना है, तो एक काम कीजिए, महिलाओं के ऊपर महिलाओं को रख दीजिए, महिलाओं के मान रख दीजिए, और लड़कों के ऊपर लड़कों के मान रख दीजिए। रख दिया अपन ने। देखिए 9 से जो 9 कट गया मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ से काटता हूँ 5 से, 5 एकम 5, 5 चौके 20 कट गया। कुछ बचा मेरे पास, हाँ बचा है अभी मेरे पास। अब देखिएगा यहाँ पर बचा है 1 के बटे में 4/15, ठीक है ना, और यहाँ बचा 1/15। अब देखिए 15 15 दोनों से एलसीएम आ गया, कोई बात नहीं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास यहाँ दोनों से 15 एलसीएम आ गया, आप जानते हैं एलसीएम लेना, ठीक है ना। तो दोनों से 15 15 एलसीएम आ गया, तो ऊपर जाएगा 4 + 1, और 15 मेरा कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ मान निकल जाएगा 15/4 और 1 5। 5 से काटिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 5 × 15। मेरा आंसर 3 है क्या, हाँ मेरा आंसर 3 है। इस प्रकार से मैं सवाल को कर लेता हूँ। नहीं तो करने के बहुत से तरीके, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बता दिया सवाल को, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है किसी एक संख्या को 237 से उतना ही एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है जितने की 547 से वह संख्या छोटी है। तो आपका दिमाग लग रहा होगा, कभी भी संख्या के बारे में बात करा, संख्या मुझे नहीं पता है, जब संख्या नहीं पता मैं क्या कर लेता हूँ, उस संख्या को x मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस संख्या को मैं x मान के कर सकता हूँ, चलिएगा। तो x मान कर लो सब संख्या को, लिखता हूँ मैं माना संख्या x है, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला है कि कोई संख्या, चलो साहब क्या गुजरा, चलो बोलता है एक संख्या 237 से उतनी बड़ी है, एक संख्या x 237 से बड़ी है, मतलब 237 कैसी है वहाँ पर, छोटी है। एक संख्या 237 उतनी बड़ी है जितनी कि वह 547 से छोटी है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन बहुत आता है बार बार। ये माइनस का यहाँ पर जब इसका पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस का आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब मेरे पास हो जाएगा 2x। यहाँ लिखा 547, तो 547 1 मिनट, यहाँ लेता हूँ 547 माइनस का यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ जाके पक्षांतर प्लस हो जाएगा, 237 हो जाएगा। सॉरी, माइनस का यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 2x = दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 7 और 7 14 की 4, हाँस की 1, 4 और 4 8, और यहाँ हो जाएगा 5 2 7, 784। इसे 2 से काट दीजिए, ठीक है ना। इसको 2 से काट दीजिए, आप लोग अपने मन से काट दीजिएगा, मैं काट दे रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 290, सॉरी काटो गलती कर दिया, यहाँ से काटो, 2 × 3 = 6 बचेंगे
1, 2 इनाम 18 और यहाँ 2 दूनी 4, 392। आंसर दिख रहा है क्या? हाँ आंसर दिख रहा है मेरे पास। कितना समय लगता है? बिल्कुल नहीं समय लगता अपना, आराम से सवाल को आप कर पाएंगे, कर पा लेंगे। अगला क्वेश्चन को जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। यदि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या की कुल संख्या का x% है तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, समझ में नहीं आया। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 150, ठीक है ना। उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां। कभी भी ऐसे कौन से बने ना तो ऐसे चिन्ह बना लिया करो, मतलब ऐसे एरो बना लिया करो। बोलता है 150 बच्चों में से यदि लड़कों की संख्या मतलब बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी है? x है, और गर्ल्स की संख्या है ना x है, और लड़कियों की संख्या कुल संख्या कितनी मेरे पास? जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के बारे में क्या बोला कि कुल संख्या 150 का x%। का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, परसेंट का निशान अलग करते बटे में क्या आता है मेरे पास? 100। कर पाएंगे? x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस 50 से काट दो इसको, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। मतलब मेरे पास यहाँ पे मान जो निकला है, ये मान निकला है यहाँ पर 3/2। दिख रहा है 3/2, 2 कहाँ जाएगा? इससे गुणा कर लेगा। मतलब मेरे पास यहाँ का मान बनेगा 150 और यहाँ का मान बन जाएगा, बॉयज़ निकल जाएंगे 2 तो गर्ल्स निकल जाएंगे मेरे पास 3। मतलब 2:3 का अनुपात है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में। दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितना हुआ मेरे पास? 5। लेकिन मुझे किसके निकालना है? बोलता है स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, स्कूल में लड़कों की संख्या बता देते हैं अपन। हमारे पास करने के 2 तरीके, लड़कों को निकालना है, बॉयज़ निकालना है। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर? 2 बॉयज़ हैं। 2 बॉयज़ कितने में से हैं? 5 में से। कुल संख्या कितनी मेरे पास? 150 संख्या है, तो मैंने यहाँ पर 150 लिख दिया। काट दीजिए 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 शून्यम 100, 20 तिया कितना आएगा मेरे पास? 60। मतलब 150 में से 60 कौन है? लड़के हैं, बाकी की लड़कियाँ हैं। कर पाओगे? सिंपल था ना, बिल्कुल जी था। अगला क्वेश्चन बोलता है राजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद कर लाता है। अगले दिन आलू का मूल्य 10% प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 1 किलोग्राम आलू का नया मूल्य। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, ठीक है ना। जो क्लास में क्वेश्चन करवाया था आप देख लीजिएगा इसको। मैंने बार बार बोला था इसको ओल्ड रेट और न्यू रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, सिखाया था मैंने आपको। मैं पहले निकालता हूँ इसका न्यू रेट, है ना। न्यू क्या ऊपर हो गया? न्यू रेट और लिखता हूँ यहाँ पर ओल्ड रेट। जो बार बार ये क्वेश्चन आता है इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। जब पुराना रेट नया रेट पूछे, कुछ मत करो, यहाँ पर x लिखो, बटे में 100 लगा दीजिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? अमाउंट रखेंगे, जितना पैसा बोला उसने कितने रुपए में, यहाँ का मान रहेगा अमाउंट, और बटे में जो वस्तु, कितनी वस्तु एक्स्ट्रा खरीद के लाता है? 1 किलोग्राम राजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद के लाता है। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो प्रति किलोग्राम बढ़ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ करना नहीं था इसमें तामझाम। इस क्वेश्चन में सॉरी, इसको इतना सब तामझाम तो करना ही नहीं था, ये तो अलग कॉन्सेप्ट बताने लगा मैं आपको। मैंने क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा। चलो साफ कर देता हूँ इसको। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मतलब लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद के लाया, 25 रुपये का 1 किलोग्राम आलू खरीद के लाया। अगले दिन आलू का मूल्य 10% बढ़ गया, तो सिंपल सा 10%। देखिएगा 25 रुपये का मूल्य था, 25 को माने मैंने 100, 25 में 10 बढ़ गया, मतलब 25 का 100 का माल कितने का हो गया? 10 का हो गया, 110 का हो गया। तो 0 क्या हो जाएगा मेरे पास? कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ हो जाएगा 11, 5 11 55, बचे 2, 55/2 उसको काट दीजिए, 55 को आधा कर दीजिए तो जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14.5, 27.5 हमारा क्वेश्चन है क्या? हाँ आंसर। देखो मैं कहीं और चला गया था। मैं क्वेश्चन का एक पुराना ओल्ड रेट वाला पूछने का तरीका है, इसको मैं करने लगा था। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है ओल्ड रेट वाला, ओके, उसको बाद में बता दूंगा मैं आपको। चलो, अमित, भानु और चिंटू दिए गए क्रम के अनुसार भाई हैं, ठीक है। पहले नंबर लिख देते हैं अपन के बारे में, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अमित, भानु और चिंटू, सी फॉर चिंटू लिखें, ठीक है, चिंटू। अमित, भानु के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे बी यूज करते हैं, भी यूज करते हैं, बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना को समझना है। भानु दिए गए भाई हैं, कोई बात नहीं। भानु की आयु चिंटू से दुगनी है, ओके। जो भानु की जो आयु है चिंटू से दुगनी है। भानु भाई साहब इनसे दुगनी एज के हैं, दुगनी है। जबकि अमित भानु से 2 साल बड़ा है। देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? सी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो ना तो यहाँ पर सी को अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ कि सी जो है एक्स एज का है,
तो जो हमारे पास बी हो गया, उसने बोला यहाँ पर कि जो भानु की आयु चिंटू की आयु दुगुनी, तो यहाँ का 2x कौन हो गया, भानु हो गया ना। प्रश्न बोला है लास्ट लाइन में कि अमित की आयु भानु से 2 साल बड़ा है, मतलब ए फॉर जो अमित है मेरे पास भानु से 2 साल बड़ा है, तो भानु 2x का है, उससे 2 साल इसको बड़ा कर दीजिए आप, ठीक है ना। उन्होंने यदि इनकी आयु का योग कितना 37, सबको जोड़ दीजिए, अमित प्लस भानु प्लस चिंटू की आयु का योग कितना 37, सबको जोड़ दीजिए। इसका मान था 2x प्लस 2, यहाँ का मान था 2x और यहाँ का मान था x का इक्वल टू 37, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने 2x नहीं लिख पाया, यहाँ पे 2x क्या कर दिया, हाँ अच्छा सही तो है, यहाँ प्लस चिन्ह था, है ना। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 2x और 2x 4x और एक मिला के 5x, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 2। तो एक काम करें, इस वाले 2 को यहाँ पर डायरेक्ट पक्षांतर कर दें, यहाँ पर 37 है, 37 माइनस 2, तो यहाँ पर 5x, x का मान निकालना मुझे, यहाँ बचेगा 35 डिवाइड बाय 5 से काट दीजिए इसको, कितने टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा। मेरा आंसर यहाँ पर x बराबर, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो मुझे मान किसका पूछा है उसने, मतलब मेरे पास जो चिंटू है 7 साल का है, मैं उसने भानु की बात करेगा तो भानु 7 दूनी 14 साल का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अमित क्या भी पूछा है, कोई बात नहीं, अमित की जो एज मानी हमने 2 इंटू एक्स का मान यहाँ पे निकला 7 प्लस 2, तो 7 दूनी 14 और 2 16 साल है क्या ऑप्शन में, हाँ 16 साल हमारा ऑप्शन दिया हुआ। देखो कितनी ईजी तरीके से अपने क्वेश्चन कर डालें, कर पाएंगे। आगे बढ़ जाऊं, चलें। क्वेश्चन दिया, सोमवार को सप्ताह के अन्य दिनों के बराबर बारिश हुई, यदि पूरे दिन सप्ताह बारिश का औसत 5 सेंटीमीटर रहा तो सोमवार को कितनी बारिश हुई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बार रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार के दिन जितनी बारिश हुई ना, सप्ताह के उतने अन्य दिन जो होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं उतनी ही बारिश उतने दिनों में हुई। मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, मेरे पास 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 6 दिन का जितना योग था बारिश का उतना एक दिन सोमवार का दिन था, ठीक है ना। मैं लिखता हूं इसको यहाँ पर, मतलब मेरे पास जो मंडे सोमवार की जो बारिश थी, ठीक है ना, सोमवार की जो बारिश थी सप्ताह के 6 दिनों का, सप्ताह के 6 दिन जो होते हैं, सप्ताह के 6 दिन की बारिश के बराबर पानी यहाँ पर मतलब बारिश हुई है। बोलता है यदि पूरे सप्ताह बारिश का औसत कितना रहा 5, चलो पूरे सप्ताह मतलब 7 दिनों का औसत, मैं जानता हूँ इसमें कौन कौन रहेगा, इसमें सोमवार रहेगा और प्लस सप्ताह के 7 दिन रहेंगे, सप्ताह के 7 दिन रहेंगे, ठीक है ना, सप्ताह के 6 दिन रहेंगे, सप्ताह के 6 दिन टोटल मिला कितना हो गया हमारे पास, टोटल 7 दिन हो गया। और 7 दिन का एवरेज कितना दिया उसने 5। किसी बच्चे को नहीं पता होगा एवरेज का फार्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एवरेज का जो फार्मूला होता है आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, जो लिखना है आपको, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, टोटल संख्या से मतलब रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल सोमवार और सप्ताह के 6 दिन मिला के 7 दिन हो गए, तो 7 का इनका एवरेज कितना है 5, तो मैंने यहाँ पर एवरेज दे दिया 5, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास सोमवार के दिन की जो बारिश है, सोमवार की बारिश प्लस 6 दिनों की बारिश इक्वल टू कितना होगा 7 पना 35, टोटल मेरे पास 35 सेंटीमीटर जो भी बारिश हुई होगी। क्वेश्चन ने दिया है कि यदि पूरे सप्ताह बारिश का औसत 5 सेंटीमीटर, तो सोमवार की बारिश निकालना है। अपन मान लेते हैं यार थोड़ा सा, यदि मान लो थोड़ा देर की, मान लो क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लो सोमवार को यदि x बारिश होती है, तो यदि सोमवार को x बारिश हुई होगी तो अन्य जो 6 दिन है अपने पास, जो अन्य 6 दिन इस दिन भी कितनी बारिश हुई होगी, 6 बारिश हुई होगी। तो सोमवार का x प्लस अन्य दिन का x को मिला के 35, कितना दिन हो गया हमारे पास सर, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 35। x का मान निकालना है, 35 का आधा कर दीजिए तो मेरा आंसर निकल जाए। कितना आएगा मेरे पास, अभी काटा थोड़ी देर पहले मैंने, काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2 बचेगा 1 2 7 14 17.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करना था। देखो मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा आपको डाउट जा रहा होगा उसने, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह के रखा है ना, सोमवार को सप्ताह के अन्य दिनों के बराबर बारिश हुई, सोमवार के दिन सप्ताह के अन्य दिनों के बराबर बारिश हो रही है। यदि पूरे सप्ताह की बारिश 5 सेंटीमीटर है तो सोमवार दिन की बारिश निकाल लेते हैं अपन। ओके, आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया आपको। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन बोलता है कि विभिन्न विषयों में किरण को 43, 39, 51, 37, 39 और मतलब अन्य नंबर मिले इनको, ठीक है। तो इनका औसत निकालना है। औसत का भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। औसत का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब। औसत करने के लिए सबको आपको एक काम करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। 43, 39, 51, 37 और 39 और 49, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो मेथड आपको पता है इस तरीके से करते हैं। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है, आप चाहो तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ आपको, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, जैसा आप कहो। मैं अपने कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। तो कुछ नहीं, आप इसको जोड़ दीजिए सबको, और सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद इसे 6 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक एवरेज तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो मेरे पास एक नया तरीका, उसको देख लो कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपको ये पता है ना, सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद भाग कर देते हैं, इतना बनता है आप पे। इसको करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए देखो यहाँ पर लिखा 43, 39, 51, 37, 39 और 49। तो मेरी जो वैल्यू यहाँ पर है ना, मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पर लगभग 45 के लगभग चल रही है। एक मन से मुझे एवरेज मानना पड़ेगा, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। यहाँ पर 40 मान लीजिए, इनका एवरेज मैं मन से चलता हूँ कि इनका एवरेज जो है 40 है। मैंने माना, ये माना एवरेज है ना, ये अपन ऐसे मान लेते हैं, माना जो एवरेज है वो कितना है, 40 है। मेरा एवरेज मान लिया अपन ने 40 है, एवरेज मेरे पास 40 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जब मैंने एवरेज 40 मान लिया तो यहाँ पर 43 मैं 40 एवरेज मानता हूँ, उसके बाद 3 ज़्यादा है, ओके। 39 के पास 1 की कमी है, 51 के पास 11 ज़्यादा है, ठीक है ना। 37 के पास 3 की कमी है, 39 के पास 1 की कमी है और 49 के पास 9 ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 +3 का कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर क्या है, 11 और 9 कितना होता है, 20। 11 और 9 20, प्लस के 20 हो गए, माइनस और माइनस क्या जुड़ जाएंगे तो अपने पास जो घट जाएंगे यहाँ से -2। तो मतलब मेरे पास आंसर कितना बनेगा, प्लस का 18। 18 संख्या कितनी मेरे पास, 6 संख्या है, 6 से भाग कर दो, 6 कम 6, 6 तिया 18। मतलब मेरे पास जो एवरेज मैंने माना था उसमें 3 की क्या है, एवरेज की कमी है। आपका आंसर कितना आएगा, 43। आप लोग मेरे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो, नहीं तो सबका योग करके उसको भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर तब भी 43 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में। जो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ऐसे करते हैं। इसको करने का तरीका ये होता है, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा एलसीएम, हमारे पास 60 एलसीएम आएगा। हमारे पास एलसीएम वैल्यू कितनी आई, 60। जिस बच्चे को नहीं पता एलसीएम लेना वो देख लीजिए, यहाँ पर 12 15 का यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं आप। तो करने का तरीका होता है, तो कीजिए 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 5 से 15। अब यहाँ एक बार 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 5 में नहीं गया, छोड़ दिया। एक बार 5 से भाग दीजिए, 1 में छोड़ दिया, 5 एकम 5 गुणा कीजिए, 5 चौके 20, 20 दिए 60। देखो मेरा आंसर कितना है, 60 एलसीएम है। अच्छा, बोलता है कि उसी काम को दोनों मिलकर, तो ये बताइए, जो 12 दिन में किसी काम को कर पाता है ए, और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और एलसीएम मेरे पास 60। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास 60 काम है। टोटल काम कितना है, 60 काम है। ये व्यक्ति 12 दिनों में कर देता है, तो 60 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 पंचे 60। मतलब ये 12 काम, मेरा काम कितना है, 60 काम है। मतलब ये 12 काम पर डे करता है, और ये 15 चौके 60, 4 काम पर डे करता है। बात समझ रहे हैं, ये 12 काम पर डे, ये 4 काम पर डे करता है। ये बताइएगा, दोनों को काम पर बुलाऊंगा तो ए 5 काम करेगा पर डे अपने हिसाब से, और बी 4 काम करेगा। मतलब एक दिन में कितना काम होगा मेरा, 9 काम पर डे परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन ने कहा कि दोनों को एक साथ बुला लीजिए। ठीक है, मुझे काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। 9 की मेरी स्पीड है, कर दीजिए इसको भाग, 3 से करते हैं, 3 3 का 9, यहाँ पर कट जाएगा जी 20 बार। और आप जानते हैं 20 को काटने पर कितना आएगा, 6 सही 1/2/3 दिन हमारा आंसर जाएगा। कर पाएंगे इस प्रकार से, ये हमारा आंसर है ऑप्शन में क्या, हाँ पहला ही आंसर हमारा आंसर था। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, ज़्यादा इजी मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी दी उसने, 3 और 5, 3:5 बोलता है। अच्छा, अपन मान लेते हैं 3x और 5x, दो संख्या कौन कौन सी होंगी, 3x और 5x हो गई। बोलता है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर 3x में 10 जोड़ दो और 5x में भी क्या जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए। तो इनका अनुपात बन जाता है मेरे पास 5:7। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो आंसर बनेगा मेरे पास यहाँ पर
यहाँ होगा 7, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 10। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 7 या 21x और यहाँ पे 7 धाम 70। यहाँ हो जाएगा 25x और यहाँ हो जाएगा कितना था, 20 था क्या जी? नहीं, 10 जोड़ना है, 10 था, 10। यहाँ भी 10 लिखो अच्छे से, तो यहाँ हो जाएगा 5 50। ओके, अब इतना हो जाएगा मेरे पास। इतना हो जाने के बाद देखो 21x और 25x घट जाएंगे, प्लस के दोनों चिन्ह लगे हैं, तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, 25 में से 21 जाएंगे 4x और 70 में से 50, 70 में से 50 जाएगा, 70 में से 50 घटे कितना बचेगा मेरे पास, 20 बचेगा। तो यहाँ का मान आ गया 20। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा मेरे पास 4। x का मान 4 आ गया। और जब x का मान 4 आ गया तो मैंने यहाँ पर जो माने हुए मान है उसने बोला कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो बस कुछ नहीं करना, अपन को यहाँ पर x और यहाँ पर x का मान रख देना है। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं x का मान, यहाँ पर x का मान रखूँगा तो यहाँ जाएगा 3 × 4 इक्वल टू यानी 12, और यहाँ रखता हूँ तो 5 × 4 इक्वल टू कितना आएगा 20। ऑप्शन में 12 20 है क्या, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 12 20 हमारे पास संख्या निकल जाएंगी 12 20। ठीक है ना, कर लोगे ऐसे? ठीक, कुछ मिस्टेक कर लग रही क्या अपने, 3 चौके 12। मुझे मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे कुछ गलती है, कुछ गलती कर दी है। ओहो, यहाँ काट दें, गलती कर दी है अपन ने। यहाँ 4 पंचे 20 होता है भाई, क्या करते हो दुनिया बताते नहीं, 4 पंचे 20 था। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन मान रख देते हैं। यहाँ का मान 5 था, यहाँ का मान भी कितना था, 5 था। जो गलती हो जाती कभी कभी जल्दी से जल्दबाजी में। यहाँ पे 5 था, है ना, यहाँ पे भी 5 था, तो कर दीजिए यहाँ पे कितना आएगा, साफ कर दो इसको, है ना। तो यहाँ थी 5 से 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20। माफ़ कीजिए भाई साहब, माफ़ कीजिए, जल्दबाजी में जल्दी से में गलती हो गई। 5 दिए 15, ऑप्शन जे नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये हो गया। मेरा आंसर था 15 और 25 लग रहा था मुझे, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ एक्स का मान मैंने 4 पंचे 20, 4 चौके 16 पढ़ना था। ओके, ठीक है ना, यहाँ पे 15 और 25 मेरा आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है क्वेश्चन, किसी संस्था में यदि 28.56% कर्मचारी महिलाएं हैं तो महिलाओं के सापेक्ष वहाँ के काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। ये तो आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, आप कर लोगे, है ना। बोलता है किसी संस्था में यदि 28.56% कर्मचारी महिलाएं हैं तो महिलाओं के सापेक्ष वहाँ काम करने वाले पुरुषों की संख्या, 100% में से 85.6 घटा देना, आपका आंसर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बचता है मेरे पास 150 मीटर लंबी ट्रेन। देखो ट्रेन के चैप्टर पूछ रहा है एग्जाम में, तो ट्रेन में पढ़ा दूंगा आपको, ज़्यादा सी होगी तो, है ना। बोलता है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ओके, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू, इतना कॉन्सेप्ट याद रखा करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ओके, जो लंबाई डिस्टेंस होगी यहाँ पर जोड़ जाना, 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। थोड़ा जी क्या हो जाता है इसमें, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर लेगी। सर ध्यान रखना, कभी भी प्लेटफार्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती हैं, यहाँ पर ऐड होती हैं। और मेरे पास जो टाइम है नीचे आ जाएगा। ओके, मेरे पास आप जानते हैं यहाँ पे टी जाएगा, यहाँ पे 45 किलोमीटर 450 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास यहाँ की जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी टी इक्वल टू 150 और 100 कितना आएगा मेरे पास 250, 250 निकल जाएगा। 250 मीटर कुल लंबाई, कुल दूरी हो जाएगी मेरी, और यहाँ पर 450 क्या हो जाएगा मेरे पास, चाल हो जाएगी उसकी। आप जानते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ, और आप जानते हैं ऊपर मीटर नीचे किलोमीटर, दोस्ती नहीं होगी, तो सीधे से उठाना है इसको, 5/18 से गुणा कर देना, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। जे इसका मान ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू, है ना। काट दें इसको, 18 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 से काटो, 6 7 42, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 7 42 ना, कितना बच जाएगा मेरे पास 3, 6 पंचे 30, है ना। 3 से काटे, 3 एकम 3, 25 दिया 75, 25 25 बार आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा
25 यहाँ लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, 25 और 5, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मान हो जाएगा मेरे पास 250 डिवाइड बाय 25 इंटू 5, है ना। तो मेरे पास 25 25 हम 25 पंचे 125, मेरा मान हो जाएगा 25 पंचे 125, 250 डिवाइड बाय, सॉरी गलत लिख दिया क्या ऊपर, यहाँ का मान लिख दो चेंज करके, यहाँ का मान 250 डिवाइड बाय 25 पंचे 125, इसको काटिएगा, शायद मेरे हिसाब से 2 बार कट जाएगा, मतलब मेरा आंसर 2 सेकंड आएगा। आपको समझ में आया? कुछ नहीं करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल चाल लिख दिया, यहाँ पर टोटल दूरी कर दिया, टाइम कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने का आप जानते हैं 5/18, और कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं समझाया मैंने इसमें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया 483 ओके, आपने बचपन में पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, या ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। आप पढ़ के आए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, और होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाते हैं इसको, यहाँ लिखा है 483, मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह गया, मतलब ये पूरा मान ए का मान, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, मतलब अपने पास ए क्यू बन गया, यहाँ बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, मतलब बी की घात 3 बन गई। तो मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आया कि यहाँ पर जो 483 है वो ए प्लस बी का होल क्यू हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ देखो 517, तो हमारे पास ना इसको उसने चेंज कर दिया, इस वाले मान को उसने नीचे चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, इसको उसने लिख दिया इस तरीके से, a प्लस बी को हमारे पास यहाँ से निकल के आया कि a का मान 483 है और b का मान यहाँ से निकल गया 517 है। उसने कुछ नहीं किया, यहाँ का मान चेंज कर दिया, यहाँ बोलता है कि पहले 517 कर दिया, मतलब यहाँ पे पहले बी स्क्वायर बोल दिया। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, मतलब इसको 2 बार लिखा है ना, उसका मतलब बी स्क्वायर होता है। यहाँ लिखा 517, तो इसको बी इन टी बोल सकते हैं, बी इंटू ए, और यहाँ पे लास्ट में बोल दिया उसने ए स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, अपन लिख दिया अपन ने। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसे गुजर जाता है यार पेन हमारा, हाँ, तो हमने कहा यहाँ पर एक की घात 3 है, तो एक की घात 3 जो वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर जो है जे वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसको मैंने लिखने का तरीका होता है एक की घात 3 धन बी की घात 3 को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जे वाला मान है, जे वाला मान है, इस वाले मान क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मान कितना है यहाँ पे 483 प्लस 517 बचेगा, जोड़ दीजिए, कितना आएगा मेरे पास 100, 1000 मेरा आंसर जाएगा। नहीं समझ में आया किसी को, एक मिनट, समझ में नहीं आया है शायद, लगता है मुझे ऐसा है, मैं भी एक बार फिर से यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक वालों को बता दिया पहले, अब डिटेल वाले देख लो। यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस लग देता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बटे में, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 517 लिखा हुआ है, मतलब इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास बी का मान है ना, माइनस यहाँ लिखा 517, इसको लिख सकता हूँ मैं ए इंटू बी, और यहाँ लिखा 483 जो ए का मान है, तो चिन्ह लगा के ए का स्क्वायर। देखो समान दिख रहा है मुझे, इस वाले मान से वाला मैंने कटने के लिए, कट गया तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा, इसलिए मैंने ए प्लस बी को जोड़ दिया, 1000 आंसर आ गया। ओके, मेरा आंसर 1000। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ, स्थिर जल में नाव की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और धारा की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं बात करता हूँ आपसे, यदि मैं आपके लिए एक नदी बनाता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी नदी बना दी है मैंने आपके लिए, इस नदी पर पानी का बहाव इस तरीके से पानी आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से पानी बह रहा है। एक बात मुझे बताइए, यदि पानी बह रहा है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में तैरूंगा तो क्या होगा, मुझे स्पीड मिलेगी क्या, नहीं। यदि पानी बह रहा है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में तैरूंगा तो मुझे क्या करेगा, पानी रोकेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरी नाव जो है, निकल लेते हैं, यहाँ पर नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ध्यान रखिएगा मेरी नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पानी की जो चाल है वो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो नाव की चाल है वो कितनी है, 20 मीटर प्रति
सेकेंड। मतलब पानी नाव 20 मीटर बढ़ेगी आगे और पानी क्या कर देगा, उसको 10 मीटर पीछे कर देगा। मतलब मेरे पास जो चाल रहेगी यहाँ पर कितनी बचेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो नाव की चाल रहेगी 10 मीटर प्रति सेकंड बचेगी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि मैं नाव को चलाऊंगा तो मेरे पास 10 की स्पीड क्या हो जाएगी, कम जाएगी मेरे पास। मतलब स्पीड कितनी बचेगी, 10 की बचेगी। मतलब मेरे पास वास्तविक चाल बचेगी 10 की, 10 मीटर प्रति सेकंड की बचेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 से जब 20 घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 10, यहाँ से माइनस जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड को मैं कन्वर्ट करता हूँ, चलो कन्वर्ट अभी नहीं करता हूँ, है ना, कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको किलोमीटर प्रति घंटे में। आप जानते हैं मुझे मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट मीटर होती है, किलोमीटर बड़ा होता है, इसलिए हम 18 वहाँ नीचे लिखते थे। यहाँ पर ध्यान रखिए मीटर प्रति सेकंड है, उससे मुझे 18 ऊपर लिखना पड़ेगा और 5 नीचे लिखना पड़ेगा, जो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी उसने कहा है, 5 कम 5 है ना, 5 दूनी 10, कितना आएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे मेरे पास नाव की चाल हो जाएगी। ओके, अब मुझे दूरी कितना तय करनी है विपरीत दिशा में, 6 किलोमीटर। सर मुझे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने हैं और मेरे पास जो स्पीड है वो कितने की, 36 की है। आप जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 6 की, मेरे पास टाइम को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, स्पीड को मैंने यहाँ कर दिया, तो स्पीड यहाँ पर हो गया। मुझे टाइम कितना लगेगा, मैं टाइम यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है मुझे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करना है। ओके, तो काटो इसको, 6 कम 6, अच्छा किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चिंग कितना आएगा, 36। मतलब मेरा आंसर आएगा 1/6 घंटे, है ना, 1/6 घंटे। लेकिन मेरे पास जितने भी ऑप्शन दिए यहाँ पर, जितने भी ऑप्शन है वो मिनट में दिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस घंटे को कन्वर्ट कर लेता हूँ मिनट में, ठीक है ना, इस घंटे को कन्वर्ट कर लेता हूँ मिनट्स में। आप जानते हैं कि 1 घंटे बराबर हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मेरे पास 6 घंटे में कितने मिनट आएंगे, इसलिए इसको करूँगा मैं 6 से भाग कर दूंगा। 6 से भाग करने पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। 6 कम 6, या फिर देखो हाँ 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 0, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। 10 कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर चल जाएगा। मेरा आंसर 10 मिनट है क्या, हाँ 10 मिनट मेरा आंसर है। ओके, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। या आप इसको पहले भी ऊपर ले जा सकते थे, यहाँ से उठा के इसको ब्राइट ऊपर ले जा लेते, उस 6 से काट दे, तब भी हमारे पास 10 आंसर जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इनकी चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट, कलर रेड अच्छा लगता है आपको। यहाँ पर लिखिएगा 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सुनिएगा, 30 वस्तु 30 वस्तु का जो लागत मूल्य मतलब सीपी है ना, 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी। देखिए सी फॉर कॉस्ट प्राइस, एस फॉर सेलिंग प्राइस, है ना। तो मेरे पास उसने बोला कि 30 वस्तु जितने रुपये में खरीद सकते हैं अपन, उतने में 20 वस्तु बेच देते, उतना पैसा हमको मिल जाता है। लिखिएगा यहाँ पर एक शून्य से शून्य क्या हो जाता है, मेरा कट जाता है। मतलब मेरे पास यहाँ बचेगा सी पी और इसको एस पी को इसके बटे मेरा कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा एस पी बटे हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3। मतलब यदि मैं बात करूं, मैं 2 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाता हूं और उसे 3 रुपये में बेच देता हूं, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो जाता है, 1 रुपये का लाभ हो जाता है, ज़्यादा लाभ 1 रुपये का। और आप जानते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी इंटू में 100। ओके, तो मेरे पास यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में, जगह बहुत है अपने पास। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट है 1 रुपये का, कितने रुपए में, 2 रुपये में, इंटू कितना आएगा 100। 2 से काटो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, यानी 20%। ओहो सॉरी 2 पंचे 10, काटो यार कैसे कर रहे हो जी। तो यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 50% मेरा आंसर। हाँ भाई साहब, पहला मेरा आंसर 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक परीक्षा में श्रेया के औसत अंक 70 है ना। कोई परीक्षा होगी, सब्जेक्ट कितने हैं हमें सब्जेक्ट नहीं पता, एक्स सब्जेक्ट है, मान लो एक्स सब्जेक्ट है उसके पास और उसका औसत अंक कितना 70 यानी 70 अंक, 70 एवरेज है उसका। उसने बोला यदि उसे जीव विज्ञान में, है ना, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जो भी है, जीव विज्ञान में 15 और अर्थशास्त्र में उसे 5 अंक और मिल जाते हैं, मतलब 15 अंक और 5 अंक और मिल गए, कुल कितने अंक मिल गए उसे, 20 अंक मिल गए। और इस 20 अंक मिल जाने से जो एवरेज है कितना हो जाता है 75, मतलब यहाँ से बढ़कर कितना हो जाता है 75, मतलब कितना एवरेज बढ़ गया, 5 एवरेज बढ़ गया। 5 एवरेज बढ़ा कितने अंकों पर, 20 में बढ़ा, समझ रहे हैं मेरी बात को, 5 एवरेज बढ़ा 20 अंकों में, तो 20 को 5 से भाग कर दो तो हमारे पास सब्जेक्ट निकल जाएंगे, 5 कम 5, 5 चौके 20, कितना आएगा मेरे पास, 4 सब्जेक्ट है भाई साहब उनके पास, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है, इन्होंने दिया है 7:5।
चलो मैं बात करता हूँ आपसे वर्तमान आयु, है ना। एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, 2 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे मत करो, इसको कैसे करते हैं। एक सिंपल सा एक मैं लाइन खींचता हूँ, एक लाइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर वर्तमान रखूंगा, यहाँ पर भूतकाल रखूंगा और यहाँ पर भविष्यकाल रखूंगा, ठीक है ना। राहुल और कुणाल की वर्तमान, राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:5 है। 10 साल बाद, मतलब वर्तमान से कहाँ जाना है अपन को, 10 साल के बाद जाना है, मतलब 10 ईयर्स लेटर, सॉरी 10 साल के बाद, है ना। तो 10 साल के बाद जाना है आपको। तो कुणाल की जो आयु है यहाँ पर, ये कुणाल जो है कितने वर्ष के हो जाएंगे, 45 साल के हो जाएंगे कुणाल यहाँ पे जाके, ठीक है, ठीक है। ये बताइएगा कुणाल यहाँ जाकर, कुणाल भाई साहब हमारे यहाँ जाकर 45 वर्ष के होंगे, मतलब 10 साल यहाँ रिवर्स होके आते हैं यदि कुणाल भाई साहब को, तो उस समय कुणाल साल कितने के रहे होंगे, 5 साल 10 साल छोटे रहे होंगे, मतलब 35 के रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुणाल को यदि लेके आता हूँ मैं, तो कुणाल यहाँ पर रहा होगा 35 साल का, मतलब कब, भूतकाल में, वर्तमान काल में, मतलब 10 साल बाद। जैसे मैंने आज 30 साल का हूँ, तो मैंने कहा कि 30 साल का मैं आज हूँ, लेकिन 10 साल बाद हो जाऊँगा 40 साल का, लेकिन आज मैं कितने का हूँ, 30 का। जैसे यहाँ पर बोला उसने भविष्य में 10 साल के बाद कुणाल 45 का हो जाएगा। अभी कितने का कुणाल, कुणाल अभी है 35 साल का, 10 साल इसको कम कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 35। समझे बात को। अब 35 जो हो जाएगा, ये बताइएगा कुणाल यहाँ 5 का, यहाँ बोलता है 35 का, यहाँ बोलता है 5 का, यहाँ पर 35 का, कितना गुना बैठा है इससे, इससे बैठा है 7 गुना। 7 गुना मुझे किसकी एज निकालना है, राहुल की एज। राहुल की एज निकालना है तो राहुल में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 49 वर्ष का कौन है अपने पास, राहुल है, ठीक है। कुणाल को निकालना तो कुणाल 35 का हो गया। देखो एक्चुअली जो रेशियो का जो क्वेश्चन है ना, मैंने तुलना किया, मैं इसने बोला है कि कुणाल जो है 5 का है और हमारे पास निकल रहा है 35 का, जिसने बोला 5, इसने कहा 35, कितना गुना बैठा है इसके, 7 गुना बैठा है। हमारा आंसर उसके आंसर में कितने का मैचिंग है, 70 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास अपन कुणाल की निकाल पाएंगे, मतलब जो राहुल की एज भी 70 टाइम्स करेंगे तो राहुल की एज निकल जाएगी। 49 का जी है, 35 का जी, आप काट दीजिए इसको। यदि अपन इसको काट देते हैं, 7 से 7 बना 35, 7 से 49, देखो 7:5 के रेशियो बन जाएगा। ओके ठीक है, हमारा आंसर 49 है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है 1440 रुपए के 75%, 1440 रुपए का 75%, ठीक है ना। 75% परसेंट से अलग करो, बटे में 100 जाएगा, और मतलब प्लस बोलता है 3360 का 25% बटे में आ जाएगा 100। आपका ऑटो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ का ऑटो 25 3 75, 25 चौके 100, और यहाँ भी 4 4 हो गया, चलो कोई बात नहीं, काट दो। 4 एकम 4, यहाँ काटिए, 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, बचेंगे 2, 4 6 24 और 4 0 0। यहाँ काटो 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, बचेगा 1, 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 0 0। मतलब मेरे पास यहाँ बचा 36, है ना। 36 3 कितना होता है, 108, 108 होता है, लेकिन यहाँ पे 100 लगा तो 100 और लगा दीजिए, प्लस 860, इनको जोड़ दीजिए, 860 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1920, मेरा इनका योग हो जाएगा। समझे बात को, जी मेरा आंसर है। कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम समय कर पा रहे हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। चलिएगा कर लेते क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ने कहा है दो संख्या x और y मान सकते हैं आप, या फिर a प्लस b मान सकते हैं, मैं a और b मान लेता हूँ। यहाँ बोला कि दो संख्याओं का योग इनके अंतर का दुगना है, मतलब a माइनस b है। कोष्टक सोल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ आता है 2a, कोष्टक खोलते हैं 2a और इसको गुणा b में करेंगे तो कितना आएगा 2b। अब मेरे पास a का यहाँ पे त्रिगुणा कर, यहाँ पे a को यहाँ पहुँचा देता हूँ और b को इस तरह पहुँचा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास b प्लस 2b इक्वल टू 2a माइनस a, मतलब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 3b इक्वल टू a। अब मैं मान लेता हूँ कोई भी संख्या के बारे में, बोला यदि एक संख्या एक संख्या कितनी 10 है, तो यहाँ पर b संख्या कितनी मान लेता हूँ 10, तो 3 इंटू b का मान हो जाएगा 10 इक्वल टू a, मतलब एक संख्या कितनी आएगी अपने पास 30। इसमें से एक संख्या 10 है और एक संख्या कितनी होगी अपने पास 30 है, कुछ भी हो सकती है, वो a का मान 10 हो सकता है, b का मान 30 हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन औसत का है, मतलब औसत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे एग्जाम में। यहाँ पर बोलता है 21, 26, 25, 27, 29, 28। आप जानते हैं इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 अंकों से भाग कर दीजिएगा। एक तरीका जी आपके पास जोड़ के 6 से भाग करना। एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, पिछले सवाल में भी बताया था आपको। देखिएगा जब भी एवरेज निकालना हो तो एक मन से एवरेज मान लीजिए। एवरेज मैंने मान लिया मन से, यहाँ पर कोई जो बीच का मान लगभग मेरे 25 एक ऐसा नंबर दिख रहा है सबके मतलब बीच में है। चलिएगा यदि मैं 21 की बात करता हूँ तो 21 के पास यदि 25 एवरेज होता तो 21 के पास 4 की कमी होती।
26 के पास एक ज़्यादा होता, 25 के पास कुछ नहीं, 25 मतलब एवरेज मानी है अपन, जीरो होता है यहाँ पर। 27 के पास यहाँ पर 2 ज़्यादा होते, 29 के पास यहाँ पर 4 ज़्यादा होते, और 28 के पास यहाँ पर 3 ज़्यादा होते। तो मेरे पास ये -4 है और ये +4 है, एक दूसरे का कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो मतलब मेरे पास 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया 6, मतलब हमारे पास 6 अंक ज़्यादा आ रहे हैं जो हमारे पास इस 25 में कम है। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 6 संख्या, और 6 से इसको भाग कर दीजिए, मतलब हमारा राइट आंसर कितना है, एवरेज 1। मतलब जो हमारे पास जो एवरेज माना 25, उसमें 1 की क्या हो रही है, कमी है, इसलिए अपन 1 कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, मेरा राइट आंसर आएगा 26। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। यदि यहाँ पर संख्या माइनस की आती तो हम यहाँ से घटा देते टोटल एवरेज में, है ना, ऐसे कर लेते क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, 3t - 2 / 4 - 3t। चलो इसको करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखा है 3t - 2 / 4, यहाँ पे -2t + 3 / 3 इक्वल टू 2 / 3 - t। चलेगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसका 4 का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 कोष्टक में 3t - 2 - 4 कोष्टक में 2t + 3, पूरे के बटे में आपस में गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 मेरा आंसर आएगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 2 - 3t। ठीक है, जो क्या बन गया, यहाँ पर t / 3। चलिए 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, नीचे के नीचे कट गया तो मैंने काट दिया। चलिए यहाँ पर कोष्टक खोल देता हूँ, तो यहाँ पर जाएगा 3, क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 3 9, यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसको करते हैं यहाँ पे 4 दूनी 8 t, और यहाँ पर 4 तिया 12, चिन्ह आएगा माइनस का, है ना, 12, और यहाँ बचा अपने पास जे 4, यहाँ त्रिगुणा हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4, मैंने डायरेक्ट कर दूँ, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 तिया 12 t। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर 9t और यहाँ पर 8t है, घट जाएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा ओनली t बचेगा। यहाँ पर दोनों संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर जुड़ जाएंगी, 12 और 6 हो जाएगा 18, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। यहाँ पर 8 - 12t, अब ये पक्षांतर होकर वहाँ जाएगा, माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 13t = यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 18 10 28 - 2 26 26 हो जाएगा। यहाँ पर 13 से काट दीजिए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, जो टी का मान आएगा हमारे पास कितना रहेगा, 2 रहेगा। ऑप्शन में है कहीं पे क्या 2, हाँ, 3rd नंबर मेरा आंसर टी है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर का एक घनाव है। घनाव देखो कैसे घनाव रहता है हमारे पास, घनाव जैसे हमारा एक माचिस का बॉक्स या फिर हमारा कोई कमरा, ठीक है ना, हमारे ज़्यादातर कमरे घनाव आकृति के होते हैं, माचिस हमेशा घनाव आकृति की होती है, इस तरीके से हमारा घनाव बनता है। यहाँ पर इसमें एल बी एच के मान अलग अलग होते हैं। ओके, और घन की बात करूँ, घन में हमारा जो क्यूबाइड खेलते हैं हम लोग, है ना, तो हमारे जो पासे में हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे घनाकृति का रहता है, 4 दिशाओं से एक सा होता है। यहाँ पर इसको यहाँ पे टच कर दे रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से टच कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से टच कर दीजिए, इसको यहाँ से टच कर दीजिए, ये मेरा घना बन गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की मेरी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक मेरी ब्रेथ होती है, और यहाँ से यहाँ तक मेरी हाइट होती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या डिमांड है, बोलता है कि 42 36 24 सेंटीमीटर घनाव वाले सेंटीमीटर वाले घनाव से, तो घनाव का जो आयतन होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है घनाव के, L × B × H होता है। और जो घन होता है हमारे पास, घन की 4 भुजाएं एक सी होती हैं, ठीक है ना, घनाव भी सेम दिखेगा आपको, बना दे रहा हूँ मैं साइड में, छोटा बना देता हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। ये इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, सॉरी जितनी भुजाएं इसमें रहेंगी, 8 भुजाएं रहेंगी, तो 8 भुजाएं पूरी कैसे रहेंगी इसकी, समान रहेंगी। भुजाएं तो 12 होंगी, 4 नीचे 4 यहाँ पर, 4 यहाँ, 12 भुजाएं होंगी, है ना। तो हमारे पास ए लेंथ हो जाएगी इसकी, यहाँ पर जो ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास, वो भी ए रहेगी, और जो इसकी हाइट भी क्या रहेगी, ए रहेगी। तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, 1/3 होता है। ओके, तो यहाँ पर उसने बोला कि इसके घनाव का आयतन कितने घन बना सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है 42 सेंटीमीटर लंबा
36 सेंटीमीटर चौड़ा और 24 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ है। लगा दीजिए फॉर्मूला इसका, दोनों क्या आते हैं भाग कर देते हैं, तो जाएगा 42 गुणित 36 गुणित 24 बटे में 6 गुणित 6 गुणित 6। ऊपर वाला घनाभ का आयतन, नीचे वाला घन का आयतन, काट दीजिए 6 से, 6 कम 6, 6 7 42, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6, 6 चौके 24, 7 6 42 है ना, 7 6 42 और गुणित 4 करना है अपन को, है ना, तो जाएगा 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 आंसर। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ 168 हमारा आंसर है। फॉर्मूला याद होता आप आराम से कर पाते। यहाँ बोलता है कि ए बी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है, ठीक है। ए बी क्या है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा। तो इसको लिखते कैसे, बनाते कैसे, पहले वो देख लो अपन। हमारे पास सबसे पहले एक वृत्त बनाया जाएगा, ये हमारे पास एक वृत्त है, थोड़ा बहुत गोल है, इसका ये केंद्र हो गया, ठीक है ना, ओ केंद्र बना दिया। ए बी इसकी क्या है? एक जीवा, तो ए बी को मैंने जी बना दिया, जे बन गई मेरी जीवा, ये हो गया ए और जे हो गया मेरा बी, ओ केंद्र हो गया, वाले एक जीवा है। और कोण ए ओ बी, ए से, अच्छा इसका मान ओ है ना, इसको मैं यहाँ से टच कर देता हूँ, जो त्रिज्या हो गई मेरी टच है ना, ये त्रिज्या टच हो गई, जे आर और जे भी आर है। उसने बोला है ए ओ बी, मतलब यहाँ से इसका मान दिया हुआ, कितना दिया? 50 अंश दिया हुआ है, इसका मान 50 अंश दिया हुआ है। तो बोलता है कोण ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, आप जानते हैं हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं कैसी होती है? दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब दोनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो इनकी दोनों जो कोण होते हैं कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हमारे पास ऊपर वाले कोण का मान कितना हो गया? 50 हो गया। हमारे पास ये वाला कोण दिया हुआ है, क्योंकि हम बोल सकते हैं दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यहाँ भी त्रिज्या हो गई, और यहाँ पे से केंद्र से लेकर परिधि दूरी कितनी कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, आर हो गया। जे भी आर है, जे भी आर है, मतलब हमारे पास ये भुजाएं यहाँ पे ये वाले कोण दोनों कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और हम जानते हैं किसी बंद परिपथ में एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 अंश। हमारे पास ऊपर का मान कितना दिया? 50 अंश, तो माइनस कर दीजिए 50, कितना बचेगा? 130 अंश। मतलब मेरे पास 130 अंश बचा। अच्छा मैं जानता हूँ कि दो कोण हैं एक समान आकृति के, ऐसे दो से क्या करता हूँ? भाग कर देता हूँ, 2 से काटो कितना आएगा मेरे पास? 65 ना, 65 अंश। मतलब मेरे पास जे वाला कोण, जे वाले कोण कितने के हैं? कौन सा पूछा था? कोण ओ ए बी, ओ ए बी, हाँ इस वाला कोण हो जाएगा 65 अंश का, जे भी हो जाएगा 65 अंश का। जो पूछेगा बता देंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है, ठीक है ना। समांतर रेखा बना देता हूँ मैं आपको साइड में, यहाँ पे नेक्स्ट बना दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा सा कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर इसको यहाँ से मिला दो, और इसको ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी, इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ। चलें, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ पर बोलता है ए बी और सी डी कैसी समांतर रेखा है, ठीक है ना, ए बी और सी डी समांतर रेखा है। चलें, तो यहाँ पर जो केंद्र ओ हो गया, उसने दिया है कि कोण ए ओ बी दिया है, कोण ए बी ओ, ए बी ओ, यहाँ का जो कोण का मान कितना दिया है मेरे पास? 45 डिग्री दिया हुआ। कोण सी ओ डी, सी ओ डी, इसका मान कितना दिया मेरे पास? 100 डिग्री। आप जानते हैं एकांतर कोण, जो जेड आकृति के कोण बनते हैं ना, एकांतर कोण, यदि जे 45 डिग्री का है तो जे भी कितने जगह हो जाएगा? 45। मतलब यहाँ पर देखता हूँ मैं जे वाला कोण, यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ पे जो कोण बना हुआ है, और नीचे जाओ, सॉरी गलत हो रहा है थोड़ा सा, डबल नहीं हो पा रहा, जे यहाँ कोण, जे 45 जे कितना जाएगा? 45 हो जाएगा। और मैं जानता हूँ त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 होता है, तो 100 और 45, 145, तो जे वाला कोण कितने का बचा हमारे पास? 180 में से यदि मैं 45 नंबर माइनस कर दूंगा, सॉरी 145 नंबर माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 10 में से 5 का कितना बचेगा मेरे पास? 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 के बचे 3, और यहाँ खत्म। 35 डिग्री मेरा आंसर है ऑप्शन में। क्या? हाँ, बहुत अच्छे आराम से हम आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोलता है कि एक कक्षा में छात्रों को 4 सदनों लाल, हरे, पीले तथा नीले रंग में बांट दिया गया। ओके, निम्नलिखित आरेख भिन्न सदनों में छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी। कुल छात्र जो बताइए, कक्षा जो है कौन सी? 12वीं तक क्लास है, और छात्रों की संख्या यहाँ पर डिजाइन कर रहा है, ठीक है ना, जो 12वीं तक क्लास है और छात्रों की संख्या दिखा रहा है। तो रेड, अच्छा इसको रेड तो नहीं बनाया इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। तो उसने बोला है कि हमारे पास कुल छात्र निकालना है, रेड वाले, ग्रीन वाले, येलो वाले और नीले वाले। हमारे पास ये कितने हैं? 12 है। जो कितना दिया है यहाँ इसका मान? यहाँ पर इसका मान 8 दिया है। इसका मान कितना दिया है? यहाँ पर 10 दिया है। और इसका मान कितना दिया हमारे पास?
8 और 6 के बीच का मान कितना होता है? 7 होता है। सबको जोड़ दीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 12 8 20 20 10 30 30 7 37 हमारा आंसर था, कुछ करना ही नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन मजेदार है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक काम करते हैं, जितने जो माइनस वाले एक सवाल दिए ना, माइनस वालों को एक साइड कर लेते हैं और जो प्लस वालों को एक साइड कर देते हैं। एक ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, कर दूँ तो यहाँ लिखता हूँ मैं -7/4 -5/6 और -1/2 ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर सामने माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होता है। इसके बाद प्लस चिन्ह लगाया, यहाँ लिखा है 5/3 और यहाँ लिखा है +1/3। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा आप देखिए, 3 दोनों से कॉमन निकल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, जिन दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6, प्लस ऐसे ही 6 4 2, 6 4 2 में एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? 6 4 2 का एलसीएम आएगा मेरे पास 12 12। और आप जानते हैं जिसका हम एलसीएम लेते हैं, देखो 6 4 2 का एलसीएम ऐसे एक संख्या मन से मान लीजिए जिसमें 4 का भाग भी जाए, 6 का भाग भी जाए और 2 का भाग भी जाए। तो मेरे हिसाब से 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो कभी भी एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेने का एक नियम होता है कि जो एलसीएम लेते हैं ना, तो ऊपर वाले के पास जाना पड़ता है उसको पूछने के लिए, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब करने का एक तरीका होता है। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर 12 दिखाने ले गए, 12 से 4 से पूछा, 4 एकम 4, 4 दिया 12, इसको 3 से डिवाइड हो गया, जो 3 बचा इसका 7 से गुणा करेंगे, 7 दिया यहाँ पर 21 जाएगा मेरे पास। चिन्ह क्या क्या लगा हुआ? माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे चिन्ह लगा माइनस का, ओके। फिर यहाँ पे 12 रखते हैं और 12 को 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, जो 2 बच गया, 2 गुणा किससे करेंगे? 5 से, 5 दूनी 10। एलसीएम लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यहाँ 12 लिखा हुआ है, 2 से काटेंगे, 2 6 12, कितना बचा? 6, 6 गुणा किससे करेंगे अपन लोग? 1 से करेंगे, तो यहाँ 6 कम कितना आएगा? 6 आएगा। आप जानते हैं माइनस का 21, माइनस का 10 और माइनस का 6, 21 10 31 और 31 6 कितना जाएगा? 37। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 37 चिन्ह आएगा माइनस का, डिवाइड बाय आएगा यहाँ पर 12। यहाँ पे इसको काट दी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना जाएगा? 2 प्लस का 2, 12 यहाँ जाएगा, ठीक है ना? तो गुणा कर दीजिए इसका, तो यहाँ जाएगा 37 माइनस का और 12 दूनी कितना जाएगा? 24 यानी 24 और डिवाइड बाय कितना जाएगा? 12। 37 में से 24 घटाना है अपन को, साइड में आओ, -37 और 24 घटाते हैं, 7 में से 4 क्या बचेगा? 3 और यहाँ बचेगा 13। है कोई ऑप्शन ऐसा जिसमें चिन्ह आया माइनस का, -13/12 आंसर हो? कुछ है क्या? देखो देखो देखो, हाँ मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर तीसरा वाला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज पर रखी गई है। यदि वह धनराशि 3% अधिक होती तो दर तो 72 रुपये हमको ज़्यादा मिलते। कोई बात नहीं, देखिएगा, एक साल में 3% ब्याज दर अलग करना है अपन को, है ना? एक साल में 3% ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 दूना 6% ब्याज अलग मिलेगा हमको। तो 6% जो ब्याज है, इस 6% का जो पैसा मिला, और वो कितना पैसा मिला? 72 रुपये मिला। 6% जो पैसा 72 रुपये मिला, तो 1% का जो मान हो जाएगा वो कितना जाएगा? 72/6, 6 से काटो कितना आएगा हमारे पास? 12 रुपये। मतलब हमारे पास 1% का मान आता है 12 रुपये। तो हमारा पैसा जो होता है, हमेशा परसेंटेज की बात होती है, तो हमेशा मान लेना कि हमारे पास जो पैसा होगा वो कितना होगा? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 × 100 बराबर हो जाएगा 1200। हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको आंसर में क्या? हाँ, हमारे पास पहला आंसर है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी सम प्राकृतिक संख्या घन है? देखिएगा, हमारे पास हमको जितना नहीं पता, 514 होता नहीं, 512 यहाँ होता है, 729 यहाँ होता है, 10 के बारे में पता, 10 का घन होता है, तो हम इसके बारे में सोच नहीं रहे, सीधा आंसर मारते हैं यहाँ पर जी, ठीक है ना? 1000 10 का घन होता है। चलो, यहाँ निम्नलिखित में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा? चलेगा, अंतिम अंक 1 होगा, इसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन जी। बताइएगा, आप जानते हैं इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक वह अंक, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा 34 × 47। आप जानते हैं जब भी आप गुणा करेंगे ना, इकाई अंक निकालना होगा। इकाई अंक में इकाइयों की गुणा करते हैं, जैसे 7 चौके 28, इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 8। यहाँ पर अंक आएंगे लेकिन वो आंगिक संख्या बनाएंगे, हमें आंगिक संख्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब इकाई अंक से, मतलब 8 से मतलब है। ओके, मेरा वीडियो बना हुआ है, इकाई अंक पे चैप्टर मैंने पढ़ाया हूँ पूरा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा,
ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पहला ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पर 109 109 जो मेरे पास क्वेश्चन है इसका वर्ग लगा हुआ है और मुझे इकाई अंक निकालना है 9 का, तो 9 का मैं वर्ग लिखूंगा और 9 का वर्ग करूँगा कितना आएगा 81। 81 इकाई अंक क्या है 1 है और क्वेश्चन ने पूछा था किस अंक का अंतिम अंक 1 है, ये क्वेश्चन इकाई अंक पर डिपेंड था। तो हमारे पास 9 का जब वर्ग करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 1 ही आएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1। ओके, तो यहाँ 109 मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात। समांतर चतुर्भुज, समांतर जानते हैं पहले क्या होता है, देखिएगा बताता हूँ मैं आपको। समांतर चतुर्भुज देखिएगा, ये मेरे पास पहले एक आयत था, ये मेरी डिजाइन की हुई बात है ना, ये इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं इस चीज़ का, मैं अपने हिसाब से आपको याद करवा रहा हूँ कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये पहले एक आयत था, आयत में क्या होता है, एक लेंथ होती है, ओके, और एक ब्रेथ होती है, ठीक है ना। चलो, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक जे लेंथ होती है। अब मेरे पास आयत था, यहाँ से मेरे पास कोई ट्रक रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं ट्रक बनाता हूँ, यहाँ पर ट्रक बनाती तो बनेगा नहीं मेरे पे, मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, चक्का बना देता हूँ ऐसे कुछ भी करके, मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। एक ट्रक है साहब, देख लीजिए अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, पता नहीं क्या बन गया, चलो कोई बात नहीं, ये ट्रक बन गया। अब ट्रक का यहाँ पर धक्का लगेगा, क्या लग रहा है अजीब टाइप का, सोंगरा टाइप का, कोई बात नहीं। चले, मैंने कहा यहाँ से ये ट्रक है, मान लीजिए ये ट्रक है भाई, ट्रक है, क्या है ट्रक, ट्रक मैंने कहा ट्रक है तो मान लेते, मैथ्स वाले क्या मानते, ट्रक है। ट्रक का इसमें धक्का लगेगा, अब धक्का लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आयत होगा वो डैमेज आएगा, और डैमेज आएगा तो डैमेज होने के बाद इसका कलर साइज कैसा हो जाएगा, जे वाला जो पोर्शन है ना, जे लगभग यहाँ कहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, और जे वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पहुँच जाएगा। इनको मिला देता हूँ मैं यहाँ पे, तो जे यहाँ पहुँच जाएगा और जे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ, जे यहाँ से जे वाली वजह, अरे पूरी साफ़ कर दी इसने तो, चलो मैं बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से जे हो जाएगा, यहाँ से जे, ठीक है, और जे इसको साफ़ कर दे रहा हूँ, जे मेरे पास आकृति कुछ इस तरीके हो जाएगी। तो मेरा जो एल है, यहाँ का एल ना होकर जो एल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ से बी हो जाएगा, जो बी रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा आपसे कि जो एल है वो एल ही रहेगा, जो बी है वो बी ही रहेगा। मतलब जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, वो हमारा आयत से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो इसने बोला है कि इनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो इस भुजा को बोल देता हूँ मैं 3x और इस भुजा को बोल देता हूँ मैं 5x, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है इसका परिमाप। जब मैंने बताया था कि आयत था और आयत की सेम आकृति का है, मतलब आयत का जो परिमाप होता है वो परिमाप यहाँ पर लग जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या था मेरे पास, बताइए। आयत का परिमाप जानते हैं, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक l प्लस b। तो इसी प्रकार से यहाँ का भी रहेगा। तो यहाँ परिमाप मेरे पास दिया 48 इज इक्वल टू 2 कोष्टक 3x प्लस 5x। दोनों को जोड़ो, 5 3 8 8 दूनी 16। मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर 48 इज इक्वल टू 16x। 16 से काटेंगे इसको, 16 तिया 48, है ना। तो x का मान आएगा मेरे पास 3। x का मान जो 3 आ गया, जो मेरे पास आयत की भुजाएं थी, तो यहाँ पर मल्टीपल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आयत का अनुपात दिया था 3:5। इसको मैंने माना था 3x, इसको माना था मैंने 5x। तो 3 गुणा यहाँ कर दूंगा और 5 गुणा यहाँ कर दूंगा, ठीक है। 3 3 का 9 और 5 3 15। 9 और 15 मेरे कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में दिख रहे हैं। चलें, अगला क्वेश्चन है कि यदि x की घात 3 माइनस 6x² प्लस इसका भाग करना मुझे संख्या से। देखो, भाग करने के बहुत सारे नियम होते हैं। मुझे एक काम करूं, मैं इसको द्विघात समीकरण से कर दूं, या फिर मैं डायरेक्ट भाग करना ही सिखा दूं आपको, ठीक है ना। चलो, भाग करना ही सिखाता हूं मैं आपको। तो मेरी अंदर की संख्याएं हैं x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x। ध्यान रखना, थोड़ी मेरी लैंग्वेज जो है ना आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैं ऐसे लैंग्वेज यूज करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियरिटी हो जाए। ऊपर लिख देता हूँ भाग पर, है ना, ऐसे लिखने का तरीका होता है। चले, मेरे पास भाजक कौन है, x² माइनस 4x प्लस 3। इसको समीकरण, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखना, पहली संख्या का पहली संख्या से भाग करते हैं। तो साइड में लेके आओ इसको, हम लोग साइड में लेके आते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, x की घात 3, ओके। x की घात 3 को हम इसके यहाँ पर जो x² लिखा है इससे भाग करते हैं, कर दो x² से भाग। इसको भाग करने पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली x बचेगा। तो जो भागफल में जो बचेगा उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, ओके। और हमने भाग किससे किया था, x की घात 3 से, तो x की घात यहाँ पर 3 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक,
फिर से बताऊँ, पहली संख्या को पहली संख्या से भाग देते हैं, भाग कर दिया मेरे पास, बाहर वाली संख्या को भाग करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, x बचा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाग में घात है घटती है, तो इसकी घात कितनी, एक बची, और एक घात मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको चुपचाप यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास जो नंबर बचा है उसका मैं गुणा करता हूँ कंटिन्यूस से, तो यहाँ पर गुणा करता हूँ इसका, करो यहाँ पर 4x से कम 4x 4, और यहाँ पर इसकी एक घात और इसकी एक घात, देखो ना गुणा करते हैं 4x इंटू एक्स, और आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो। तो यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर, यहाँ माइनस चिन्ह है, इसके सामने चिन्ह प्लस का है, तो चिन्ह आएगा हमारे पास माइनस का। अब मैं 3 गुणा करूँगा, 3 गुणा x करूँगा, 3x से कम 3x, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 3x, सॉरी जी आप क्यों नहीं है, चला, तो यहाँ हो जाएगा 3x, चिन्ह आएगा प्लस प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस। घटा दीजिए, चिन्हों को उल्टा करना पड़ता है ना, जे माइनस चिन्ह हो जाएगा, जे प्लस चिन्ह हो जाएगा, और जे भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, जे इससे कट जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, तो क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह मानते हैं। यहाँ पर माइनस नहीं है, अब जे वाला प्लस चिन्ह बचा रहा है ना। चलो 11 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 8 बचेंगे। चलो 8 लिख दो यहाँ पर, तो मेरे पास हो गया यहाँ पर प्लस का 8x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 6, जो बचा उतार लो। फिर वही कंडीशन, इसका पहला पद इस पहले पद से भाग करना है इसको, है ना, पहले पद को पहले पद से भाग करो, उठाओ, लिखो यहाँ पर -2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा मेरे पास, माइनस का 2 जो बचेगा मैं उसको उठा के यहाँ पर लिख दूंगा। क्या समझे? अब मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो माइनस का मेरे पास 2 बचा है यहाँ पर, तो उसको चुपचाप यहाँ लिख दो, माइनस का 2x का स्क्वायर, जिससे हम भाग करते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर सेकंड नंबर का वही कहानी, फिर से सेकंड नंबर का सेकंड नंबर से गुणा करते हैं, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे पास, और दोनों संख्या के सामने यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह का आएगा हमारे पास प्लस का, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और प्लस माइनस, देखो इसके सामने 3 के सामने प्लस लगा है, और 2 के सामने माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, चिन्ह को उल्टा कर देंगे, जे प्लस का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा, और जे प्लस का हो जाएगा, जो पूरा कट जाएगा। जो पूरा कट गया तो मेरे पास क्या निकला, ढपला निकला, यानी 0 निकला। उसने बोला है कि विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल भैया हमारा 0 आएगा, जी हमारा आंसर है। ओके, फिर मैंने क्वेश्चन का एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, वो कौन सी बला है वो देखिए। समलंब चतुर्भुज सुनेगा, मैं यहां से समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूं आपसे। कुछ इस आकृति का समलंब चतुर्भुज होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ए इसका जी वाला विकर्ण होता है, ओह तिरछी लाइन हो गई, माफ कीजिएगा, तिरछी लाइन है, कोई बात, सीधी लाइन हो जाएगी, ओह फिर भी तिरछी है, मित्रों टेंशन वाली बात नहीं है, लाइन सीधी हो गई हमारी। चलें, जब विकर्ण है हमारे पास, बोलता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, मतलब मेरे पास जो हाइट दी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दी है, ये हाइट है, ठीक है ना। मध्य की दूरी कितनी 26 है, इसको अपन h बोल सकते हैं। समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं, जे वाली भुजाएं, एक भुजा जी ऊपर वाली और एक भुजा जी नीचे वाली, इनको अपन बोलते हैं समांतर भुजाएं। इसको ज़्यादा सी आप ए बोल सकते हैं, और इसको अपन यहाँ चाहे ज़्यादा सी तो यहाँ पर इसको बी बोल सकते हैं, ठीक है। चलें, अब मैंने कहा आपसे कि 26 हो गया, और एक समांतर भुजा कितनी 38 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम इसमें भी क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। तो ए का मान यहाँ के 38 है, तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला बच्चे पता है एग्जाम में भूल जाते हैं। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, है ना, ए प्लस बी इंटू इसकी हाइट। फॉर्मूला बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एरिया दिया उसने 1586 इक्वल टू यहाँ 1/2, यहाँ पर एक भुजा दे दी उसने 38, कोई बात नहीं, अगली भुजा के बारे में जानकारी नहीं है, छोड़ दो उसको, बी लिख दो, और यहाँ पे ए जो हाइट दी है उसकी कितनी 26 लिख दिया, 26। लगता है यहाँ पे आपको बनेगा नहीं, है ना। मैं तो मिनट इसको साफ करता हूँ, यहाँ से थोड़ा छोटा अक्षर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए का मान कितना है मेरे पास 38, मान लीजिए 38 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी, है ना, और यहाँ का इसका जो हाइट है वो हाइट 26 मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं दिया उसने, तो यहाँ 2 से काट दीजिए इसको, कितना बार कटेगा 13 टाइम्स कर जाएगा 13 से काटें इसको, 13 एकम 13 सीधा सीधा, 13 एकम 13, बचे कितने हमारे पास 2,
यहाँ कितना 28 होगा, 13 दूनी 26, कितना बच गया 2, 13 दूनी 26, 122 आ गया। तो 122 इज इक्वल टू यहाँ पर 38 प्लस बी, तो यहाँ पे इसका माइनस कर देते हैं, 122 माइनस 38 इज इक्वल टू बी। अलग से साइड में कर दो इसको। 122 में से 38 यदि घटाते हैं तो 2 के माने 12, 12 में से 8 गए बचे 4, यहाँ बचा मेरे पास कितना 11, 11 में से 3 गए बचे मेरे पास 8। मेरे पास 84 आंसर कहीं दिख रहा है मुझे क्या? हाँ, मेरा 84 आंसर चाहिए। ओके, बन जाएगा। इसका मेन फार्मूला था। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। बोलता है 4 की पावर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 4x प्लस 10। चले देखिएगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आप पे और सिंपल तरीके से बन जाते हैं, लेकिन मैं सभी को लेके एक साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करने पड़ते हैं कि सभी को समझ में आए, है ना। चलेगा, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 2, तो मेरा दिमाग यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, मतलब मैं इसको 4 बना दूँ या मैं इसको 2 बना दूँ, तो मैं 4 को 2 आराम से बना सकता हूँ। तो इसको लिखता हूँ मैं 2 की पावर 2 और उसकी कोष्टक में पावर लगी x प्लस 2y। ओके, लिख सकते हैं। 2 की घात 2 मतलब 2 4 जाएगा, बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 4 x प्लस 10। देखो आधार से आधार क्या हो जाता है, मेरा कट जाता है, तो यहाँ बचेगा 2 कोष्टक x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 10। ये 10 लिखा है ना, ये थोड़ा सा पेन मेरा परेशान कर रहा है मुझे। चलें, यहाँ पे कोष्टक खोल दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4y, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 10। x वाले पद एक साइड कर दो तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x घट जाएगा तो जाएगा अपने पास 2x। यहाँ पर लिखा है 4y और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें मान किसका निकालना, y का मान निकालना। बहुत अच्छे, मैं यहाँ से ना 2 दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10। 2 से काटिएगा 10 को तो यहाँ बचेगा मेरे पास क्या, यहाँ हो जाएगा x प्लस x प्लस 2y बराबर, यहाँ पर तो 5 हो गया ना, यहाँ काटूंगा इसको 5 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ का मान हो गया 5। मुझे निकालना y का मान, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2y इक्वल टू 5 और जो x का पक्षांतर करता हूँ वहाँ जाके तो माइनस x हो जाएगा। मुझे y का मान निकालना था, तो y का मान आएगा 5 माइनस x डिवाइड बाय कितना जाएगा 2। ये मेरा y का आंसर होगा। लगता है मेरा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन में शायद मिस्टेक है मेरी, लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब तो आंसर ही आना था, है ना, मेरा आंसर ही आना था। मुझे लगता है ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, कोई गलती तो कुछ किया नहीं है अपन ने, सीधा मान रख दिया यहाँ पे, ये हो गया पक्षांतर हो गया। चले ठीक है ना, तो हमारा आंसर यही होता है 5 माइनस एक्स, इसको x माइनस 5 भी बोल सकते हैं अपन। इसके बाद थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं आपको, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसी का सेशन अच्छे से बना दूंगा। आपको जितने भी इसके पेपर सेट हुए हैं 25, 30, 50 जो भी 35 है मेरे पास, 35 पेपर सेटों का सेट है मेरे पास, तो आप कहेंगे पुराने वाले जो 2017 में हुए थे हम पूरे पेपर आपको करवा देंगे। यदि आपका कमेंट आया तो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करते जाऊँगा मैं। ओके, थैंक यू।